हेलो एवरीवन, मैं शिवेद मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम वायुमंडल का आगे का टॉपिक समझेंगे जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था। यानी वायुमंडल में हमने जाना था कि किस प्रकार उसका कंपोजिशन है, यानी उसका संगठन किस प्रकार है, कौन कौन सी गैसें मिलकर के वायुमंडल का निर्माण करती हैं। अब आगे हम समझेंगे कि वायुमंडल की परतें, यानी वायुमंडल का अब हम जो विस्तार देखेंगे वो देखेंगे वायुमंडल की परतें समझेंगे, और हम जानेंगे कि कहाँ तक कैसे वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल की परतों से हम इसे समझेंगे, यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से हम समझेंगे इसको। तो जो वायुमंडल है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि वायुमंडल एक ऐसा गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो वायुमंडल को मुख्यतः जो वायुमंडल की परतें हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो तापमान के आधार पे, एक तो वायुमंडल की परतों को हम तापमान के आधार पे बांटते हैं। तापमान के आधार पे यानी किस परत में कैसे कैसे तापमान है, कहाँ तापमान घटता है और कहाँ पे तापमान बढ़ता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी वायुमंडल की परतों को हम टेम्परेचर के आधार पे बांटते हैं। और एक दूसरा आधार भी है जिसमें हम वायुमंडल की परतों को बांटते हैं, वो है रासायनिक गुणों के आधार पे। रासायनिक गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पर, यानी हम इसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो वायुमंडल है और वायुमंडल कहाँ तक विस्तृत है, उसकी परतें किस हिसाब से विभाजित हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम जानेंगे कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो वायुमंडल की परतों को दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है तापमान के आधार पे और दूसरा उसके रासायनिक गुणों के आधार पे, यानी किस प्रकार से उसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस हिसाब से हम उसे देखेंगे। तो पहला जो तापमान के आधार पे है, चूँकि ज़्यादा प्रचलित यही है और तापमान के आधार पे ही ज़्यादा वर्णन हम समझते हैं, तो हम देखेंगे कि तापमान के आधार पे वायुमंडल को किन भागों में बांटा गया है। तो तापमान के आधार पे वायुमंडल के 5 परतें मानी जाती हैं। पांचों परतें इस प्रकार हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो पहली परत है वो क्षोभ मंडल है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की जो दूसरी परत है जो तापमान के आधार पर बांटी गई है वो है समतापमंडल। समतापमंडल, जिसे कि स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। और वायुमंडल की जो तीसरी परत है, चूंकि ये बीच में पाई जाती है इसलिए इसे मध्यमंडल भी कहते हैं, यानी मीसोस्फेयर। ये मीसोस्फेयर है। हाँ, इसके बाद वायुमंडल की जो चौथी और पांचवी परत है, कुछ किताबें इसको चौथी और पांचवी परत को एक साथ मिला करके पढ़ती हैं, जिसे हम तापमंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं। वैसे चौथी परत जो है वायुमंडल की वो आयनमंडल है। आयनमंडल है, जिसे अंग्रेजी में आयनोस्फेयर बोलते हैं। आयनोस्फेयर बोलते हैं। और जो पांचवी परत है वो है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, ये है वायुमंडल की 5 परतें। हाँ, कुछ किताबों में वायुमंडल की इन 5 परतों को एक साथ, यानी 5 परतों में से जो लास्ट की 2 परतें हैं, यानी चौथी और पांचवी परत है, इसको तापमंडल बोल दिया जाता है। दोनों को मिलाकर के तापमंडल बोल दिया जाता है। बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट 2 हिस्सों में किया जाता है, आयनमंडल और बाह्यमंडल में। यानी अगर कभी आपसे गलती से ये क्वेश्चन पूछ ले कि तापमान के आधार पर वायुमंडल की कितने परतें बांटी गई हैं और उसमें ऑप्शन 4 परतों का हो, यानी क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और चौथा मंडल तापमंडल दिया हो, तो वो ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तापमंडल के हिसाब से माना गया है। वैसे तापमंडल को आगे चल करके 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आयनमंडल और दूसरा है एक्सोस्फेयर यानी बाह्यमंडल। तो इसे तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। ये होती हैं वायुमंडल की 5 परतें जो तापमान के आधार पर विभाजित की गई हैं। इन 5 परतों को थोड़ा हम ऐसे समझते हैं एक फिगर के माध्यम से, यानी अगर ये हमारा अर्थ है,
ये अर्थ है अगर हमारा, तो इस अर्थ के चारों तरफ जो ऐसे फैला हुआ जो पहला मंडल पाया जाता है वो वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल, जब अभी हम आगे क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो भी आप थोड़ा सा समझते चलें, धरातल से लेकर के 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ ये जो वायुमंडल का भाग है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें तापमान संबंधी कई परिवर्तन होते हैं। आगे हम इसके बारे में समझेंगे। और जो दूसरा मंडल है इसके बाद, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान स्थिर होता है, उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल के बारे में वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि समताप मंडल में दोनों चीज़ें समस्या करती हैं। एक तो ये कि समताप मंडल में तापमान परिवर्तित होता है कि नहीं परिवर्तित होता है, इस विषय में भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। और दूसरा ये कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। नॉर्मली समताप मंडल की ऊंचाई को 50 किलोमीटर तक माना जाता है, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। उसके बाद जो तीसरा मंडल है हमारे पास, जो तीसरा मंडल है वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल है और मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये जो तीसरा मंडल है। इसके बाद एक चौथा मंडल जिसे हम आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं। तो जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई 80 से लेकर के जो एनसीईआरटी मानती है वो 400 किलोमीटर तक मानती है। एनसीईआरटी 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक मानती है, लेकिन कुछ किताबें इसे 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक भी मानती हैं। तो यदि ऑप्शन में आप 80 से 400 पाते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार 80 से 400 किलोमीटर लगाएंगे। लेकिन यदि आपको कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 80 से 640 देखने को मिलता है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि कुछ किताबें या कुछ वैज्ञानिक 80 से 640 किलोमीटर किसकी ऊंचाई मानते हैं, आयन मंडल की। उसके बाद हमारा आखिरी मंडल आता है जो कि सबसे बाहरी भाग है, जिसे हम बोलते हैं बाह्यमंडल। बाह्यमंडल, और बाह्यमंडल जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार 400 से लेकर के, अभी इसकी पूरी गणना कहीं कहीं 10,000 किलोमीटर लिखा जरूर होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 400 मीटर तक के लेकर के, जहाँ तक अभी हमारी जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहाँ तक जो फैला हुआ आखिरी भाग है जो वायुमंडल का, वो बाह्यमंडल कहलाता है। और कुछ किताबें जो हैं वो 640 किलोमीटर के बाद का हिस्सा मानती हैं। यानी अगर हम देखें तो 80 के बाद 400 किलोमीटर तक जिसमें आयन मंडल माना जाता है, तो 400 किलोमीटर के बाहर का वायुमंडल का पूरा विस्तृत क्षेत्र बाह्यमंडल कहलाता है, अथवा 640 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र वायुमंडल का पूरा बाह्यमंडल कहलाता है। अब हम एक एक करके सभी मंडल को समझेंगे, किस मंडल में कैसी कैसी प्रक्रिया होती है। चूंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं उनके इस विभाजन का आधार तापमान है, यानी तापमान के आधार पर हम विभाजित करेंगे कि किस प्रकार से किस मंडल में तापमान घटता है, बढ़ता है, या उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम आगे समझेंगे कि जो वायुमंडल की परतें हैं उसका जो पहला मंडल है, हमने अभी चर्चा की थी, जो पहला मंडल है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसे कहा जाता है। जो ट्रोपोस्फेयर इसका नाम है, इसकी संज्ञा ट्रोपोस्फेयर इसे क्षोभ मंडल, परिवर्तनकाली मंडल, तमाम नाम इसे दिए गए हैं। इसकी संज्ञा इसे टीजरेंस डी बोर्ड करके एक वैज्ञानिक हुए थे, टीजरेंस डी बोर्ड करके, जिन्होंने इसका नाम क्या रखा था, ट्रोपोस्फेयर रखा था। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इसको हम तमाम नाम अभी देंगे, जैसे मौसम संबंधी जितने परिवर्तन होते हैं, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन जो हैं, सभी परिवर्तन ये इसी मंडल में घटित होते हैं। सारे मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। जैसे, अच्छा, इसका कारण अभी हम जानते हुए चलेंगे कैसे। जैसे हम कह लें वाष्पीकरण, उसके बाद आगे हम समझें संघनन,
संघनन के बाद बादल, बादल, बादल के बाद वर्षा, जो भी हम कह लें वर्षा, कोहरा, जितने मौसम संबंधी परिवर्तन है, तूफान, तूफान, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, ये सारे के सारे जो मौसमी परिवर्तन हैं वो आपको इसी मंडल में दिखाई देंगे। क्योंकि तापमान के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, या एक और नाम इसे आप कह सकते हैं परिवर्तनकारी मंडल, परिवर्तनकारी मंडल, ये दोनों संज्ञा दी गई है इसको। क्योंकि एक ऊंचाई के बाद इसके तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है। और आप अगर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, टेम्परेचर यानी तापमान आदि सब में परिवर्तन होने के कारण इसको परिवर्तनकारी मंडल या परिवर्तन मंडल की संज्ञा दी जाती है। हाँ, अब हम ये चर्चा कर रहे थे कि मौसम संबंधी जो सारे परिवर्तन होते हैं, जिसे हम वाष्पीकरण कह लें, संघनन कह लें, बादल बनना कह लें, वर्षा कह लें, कोहरा कह लें, तूफान कह लें, ये सारे इसमें होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो मौसम संबंधी सारे परिवर्तन हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों घटित होते हैं। घटित इसलिए होते हैं क्योंकि जो जल है वो कहीं ना कहीं हमको यही मिलता है धरातल पे। अब जब धरातल पे टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो ऊपर जाकर के संघनन होगा। अच्छा, संघनन होगा कैसे, उसके लिए एक इसी क्षोभ मंडल का एक और कारक जिम्मेदार है जिसे हम समझते हैं। वो ये है कि प्रत्येक, ये एक और पॉइंट आप समझते चलें क्षोभ मंडल के बारे में, कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर यानी क्षोभ मंडल में धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है या कम हो जाता है, घट जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के बाद क्या होगा, जो जलवाष्प है वो ऊपर की तरफ उठेगी गर्म होकर के, और जब ऊपर की तरफ उठेगी तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाने पर फिर ये संघनन करेगा, और संघनन के बाद क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। यानी क्षोभ मंडल का जो ये सबसे अच्छा गुण है, जिसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं या जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब की सब आपको क्षोभ मंडल में दिखाई देती हैं। हाँ, जो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, अच्छा इसे और एक तरीके से और देख सकते हैं, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, और इसी को सामान्य, एक शब्द आपको देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, जिसे सामान्य ताप पतन दर हम कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट यानी सामान्य ताप पतन दर, ये क्या है, प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर किसमें, क्षोभ मंडल में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। हम अभी तक ये चर्चा कर रहे थे कि जो क्षोभ मंडल होता है उसमें प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं धरातल से, तो हम तो सूर्य के करीब जा रहे हैं, और करीब जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, घट क्यों रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए ये है कि होता है ऐसा है कि जो ये अर्थ है इसके ऊपर ये जो क्षोभ मंडल वाला इलाका है, तो हम आपको बता दें कि इसका जो निचला हिस्सा होता है, जो पृथ्वी के धरातल का ऊपर का और क्षोभ मंडल का जो निचला हिस्सा होता है, या हम कह लें वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है, वो सूर्य तप से नहीं गर्म होता है।
इसमें जो आपको गर्मी देखने को मिलती है ये सूर्यातप से नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि अभी इसका उदाहरण हम बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे। ये पृथ्वी के द्वारा तापमान रिलीज किया जाता है, जो बाहर को छोड़ा जाता है, उसके कारण यहाँ पे गर्मी होती है। तो जितना हम पृथ्वी के धरातल के पास होते हैं उतनी हमको ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा तापमान मिलता है। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्षोभ मंडल में बढ़ते जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर के बाद क्या होता है, तापमान में कमी हो जाती है। अब इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि कैसे। जरा देखिए, जब अभी बारिश का मौसम चल रहा था तो जब कभी ऐसा होता है कि बदली छा जाती है पूरा और नीचे का एरिया एकदम से कवर हो जाता है, बादल द्वारा ढक लिया जाता है, तो क्या होता है, जो धरती के सतह का तापमान होता है ये बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है। और ऐसी सिचुएशन में तब आप देखेंगे कि आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है, यानी ज़्यादा महसूस होती है। उसका रीज़न है तापमान का ज़्यादा महसूस होना। क्यों? क्योंकि जो तापमान है, जो यहाँ का तापमान है, जो धरती के आसपास का जो वायुमंडल के नीचे का तापमान है, ये किसके कारण गर्म होता है? ये पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा के कारण होता है, जो अपने सभी माध्यमों, जिसको आप संवहन यानी कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों कहते हैं, तीनों माध्यमों से वो ऊर्जा को विमुक्त करती है। और वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है वो पृथ्वी के तापमान के कारण गर्म होता है, न कि सूर्यातप के कारण। अब आगे कुछ समझते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। अगर हम क्षोभ मंडल पे ध्यान देंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, अभी हमने बात की थी कि इसकी ऊंचाई जो है वो 8 से लेके 18 किलोमीटर तक होती है। और अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, तो ये लगभग 13 किलोमीटर होती है। अच्छा, 8 से 18 किलोमीटर कैसे होती है? हम जानते हैं कि अर्थ की संरचना कुछ ऐसी है, यानी अंडाकार है अर्थ, और ये हमारा ध्रुव वाला हिस्सा, ये हमारा भूमध्य रेखा वाला यानी विषुवत रेखा वाला हिस्सा है, और ये ध्रुवीय हिस्सा है। तो जो क्षोभ मंडल का फैलाव है उसके कारण भी हैं, अभी हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जो क्षोभ मंडल का फैलाव है वो ध्रुवों पर थोड़ा पतला है, और जब भूमध्य रेखा की तरफ हम जाते हैं तो ये भूमध्य रेखा की तरफ इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यानी अभी हमने लिखा था 8 किलोमीटर, तो जो 8 किलोमीटर है वो भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी मोटाई पाई जाती है, यानी उसकी ऊंचाई धरातल से लेके 8 किलोमीटर तक ध्रुवों पर पाई जाती है। और भूमध्य रेखा पे जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, और इसका जब हम औसत निकालते हैं तो वो लगभग 13 किलोमीटर होता है। यानी क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ध्रुवों पे कम और भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज़्यादा क्यों है, ऊंचाई ज़्यादा क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, चूंकि हम जानते हैं कि एक नाम और इसका बता दें, क्षोभ मंडल का एक और नाम संवहन मंडल भी है। संवहन मंडल, क्षोभ मंडल का एक और नाम संवहन मंडल भी है। संवहन मंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर का प्रसार यानी तापमान का प्रसार है वो संवहन के द्वारा होता है, संवहनीय धाराओं के रूप में होता है। अच्छा, संवहनीय धाराएं कैसे बहती हैं ये थोड़ी बहुत चर्चा हम पीछे कर चुके हैं जब हम मौसम और वर्षा पढ़ रहे थे। तो संवहनीय धाराएं जो होती हैं वो जब यहाँ धरातल पे जो पानी होता है, ये पानी ना कहते, हम नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि जब धरातल पे यहाँ टेम्परेचर पड़ता है और ये भाग गर्म होता है तो हम जानते हैं ये हवाएं ठंडी होकर के ऊपर उठती हैं, और जब ये ठंडी होकर के ऊपर उठती हैं तो ऊपर वाली हवा जो गर्म होती है वो इनका स्थान लेने के लिए नीचे आना शुरू होती है, और कुछ इस तरह की हवाओं का निर्माण होता है, यानी ऊपर जाने वाली गर्म हवाएं और नीचे आने वाली ठंडी हवाएं, और फिर ये हवाएं कुछ ऐसा रूप धारण करती हैं जिनको हम बोलते हैं संवहनीय हवाएं यानी कन्वेक्शनल विंड आप कह सकते हैं। तो कन्वेक्शन के कारण, चूंकि इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा चमकता है। तो यहां पे क्या होता है कि कन्वेक्शन के कारण हवाएं ज्यादा ऊपर तक चली जाती हैं, जिसके कारण इसका जो, और अपने साथ कन्वेक्शन के कारण ये हवाएं ज़्यादा ऊपर तक जाती हैं, और जिसके कारण इसका जो प्रसार है वो भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, और जो ध्रुवों पर है वो 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। हाँ, हम अभी तक चर्चा कर चुके थे कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा के पास जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और ध्रुवों तक इसकी ऊंचाई, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं इसकी ऊंचाई कम होती जाती है,
और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते इसकी ऊंचाई घट करके 8 किलोमीटर रह जाती है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल स्थानिक परिवर्तन ही होता है। भूमध्य रेखा क्षोभ मंडल में कालिक परिवर्तन, यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है उसमें कालिक परिवर्तन भी होता है, यानी समय के अनुसार भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जब क्षोभ मंडल में गर्मी आती है, यानी गर्मी में जब गर्मी होती है, या हम कह लें ग्रीष्म काल में, गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और इसके विपरीत, यानी समय के अनुसार, मैंने आपको बताया मौसमी परिवर्तन से कालिक परिवर्तन, या हम मौसमी परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी आपसे यदि पूछा जाए क्या क्षोभ मंडल की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होता है, तो हाँ, बिल्कुल होता है। मौसमी परिवर्तन भी होता है, यानी गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु में या शीत काल में ऊंचाई घट जाती है। यानी हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, जो 8 से लेकर के 18, यानी ध्रुवों पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, और जैसे जैसे शीत ऋतु आती चली जाती है, फिर से क्षोभ मंडल की ऊंचाई हल्का सा कम हो जाती है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। अब जो एक अंतिम बात बचती है वो ये है कि ये अर्थ है और इसके ऊपर पाया जाता है ये क्षोभ मंडल। तो ये वाला जो जोन पाया जाता है, ये लगभग जहां पे मैंने अभी आपको बताया था कि क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का वह मंडल है जिसमें प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है, एक ऊंचाई ऐसी आती है, या एक सीमा ऐसी आती है जहां पे जा करके टेम्परेचर घटना बंद हो जाता है और टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच करके घटना बंद हो जाता है। और इसी सीमा को हम कहते हैं क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो सीमा होती है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा, यानी आखिरी ऊंचाई होती है। ये ध्यान रखिएगा कि ये रैखिक नहीं होती है, जैसे हम समझ लें ऐसे लाइन के रूप में रैखिक होती है, अपितु ये क्या होती है, ये जोनल होती है। और लगभग इसकी जो मोटाई है, जो क्षोभ सीमा है, यानी जो ट्रोपोपॉज है, इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है, जहां पर पहुंच करके क्षोभ मंडल की जो सबसे बड़ी खासियत, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा था, वो अब जा करके रुक जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके बाद शुरू होता है समताप मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों में मतभेद है समताप मंडल को लेकर के। कुछ वैज्ञानिक ऐसा शुरुआत में मानते थे, बहरहाल अभी हम आएंगे समताप मंडल पे, तब उस पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में लगभग सारी बात हो गई है। क्षोभ मंडल है, हाँ, क्षोभ मंडल के कई नाम हैं, उन नामों पे हमने शुरुआत में वैसे चर्चा कर ली है। एक बार फिर से देखते हैं। क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल तो कहा ही जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसे जो नाम दिया था टिजरेंस डी बोर्ट ने दिया था। और उसके बाद इसे हम कह सकते हैं परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। आप इसके नाम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके कई नाम आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैं पुनः इसे फिर से बता दे रहा हूं। परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, इसे विक्षोभ मंडल कहा जाता है, इसका एक नाम विक्षोभ मंडल भी है। इतने ढेर सारे नाम क्षोभ मंडल के हैं, जिसमें क्षोभ मंडल में आपको कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल, परिवर्तनकारी मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल आदि इसके कई नाम हैं। तो लगभग सारी बातें हमने जान ली। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर की वह ऊपरी सीमा, जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद टेम्परेचर यानी तापमान गिरना बंद हो जाता है, और इसके बाद जो एक नई सीमा शुरू होती है, एक नया मंडल शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। आगे हम जानेंगे समताप मंडल के बारे में।
अब जो अगला मंडल है उसे हम कहते हैं, जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस अभी मैं आपको बता रहा था कि जब यहां से अर्थ हमारी, और अर्थ के बाद ये है ट्रोपोस्फेयर यानी ट्रोपोपाज, और ट्रोपोपाज के बाद जो एक दूसरा लेयर शुरू होता है, जो ट्रोपोपाज के बाद एक दूसरी लेयर शुरू होती है, दूसरी परत शुरू होती है, उसी का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल, जो कि यहां आप देखिए, समताप मंडल के बारे में वैज्ञानिक एकमत नहीं है। इसकी ऊंचाई से भी वो एकमत नहीं है और ताप परिवर्तन में भी एकमत नहीं है। दोनों में ये समस्या है, दोनों हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ऊंचाई का क्या मामला है? कुछ वैज्ञानिक इसको केवल 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक मानते हैं। कुछ का मानना यह है कि समताप मंडल जो है वो केवल 20 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, और संभवतः एनसीईआरटी, ये इसको 50 किलोमीटर ऊंचाई तक मानती है। जो एनसीईआरटी है वो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानती है। अब ताप परिवर्तन के मामले में देखें अगर हम, तो ताप परिवर्तन के मामले में यह मामला है कि पहले इसे समतापी मंडल माना जाता था, इसीलिए इसका नाम भी समताप है। समतापी मंडल माना जाता था, अर्थात आइसोथर्मिक माना जाता था इसे। आइसोथर्मिक का सेंस क्या है? कि इसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी बदलता ही नहीं है। क्या होता था, प्रारंभ में इसे आइसोथर्मल या आइसोथर्मिक, कोई भी नाम आप, आइसोथर्मल माना जाता था। अर्थात शुरुआत में यह माना गया कि इसमें एकदम शुरुआत में पूरे मंडल में, शुरुआत में प्रारंभ में ये वैज्ञानिक मानते थे कि इसके पूरे मंडल में टेम्परेचर जो है वो बदलता नहीं है। लेकिन बाद में इस बात का खंडन किया गया और ये माना गया कि जो समताप मंडल होता है इसकी शुरुआत में तापमान तो नहीं बदलता है, लेकिन फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद जब इसमें हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती है, अर्थात तापमान बढ़ता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने एक कारण भी दिया, वो ये था कि चूंकि हम जानते हैं समताप मंडल में निचली सीमा पर ओजोन परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल भी नाम दे देते हैं। अभी ओजोन के बारे में हम समझेंगे, पीछे की क्लास में हम समझ के आए हैं कि ओजोन क्या होती है, किस प्रकार से वो जीवनदायिनी गैसेज है। अभी हम पूरी चर्चा उस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें, चूंकि वैज्ञानिकों में मतभेद है तापमान को लेकर के, अतः वो कभी कभी ये मानते हैं, या आधे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो समताप मंडल है इसमें टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि समताप के निचले स्तर पे तापमान तो समान रहता है, किंतु जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ओजोन परत के कारण क्या होता है कि इसके तापमान में वृद्धि पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि जो समताप मंडल है उसमें ताप परिवर्तन को लेकर के और उसकी ऊंचाई दोनों को लेकर के वैज्ञानिक बिल्कुल भी एकमत नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। इसकी निचली सतह जो होती है, जो समताप मंडल की ये जो निचली सतह है, यहीं पे आपकी जीवनदायिनी गैस जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, जिसे हम जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, यानी ओजोन पाई जाती है। समताप मंडल के निचले हिस्से पर ओजोन पाई जाती है, जिसकी जो मोटाई है लगभग 15 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। ओजोन की जो ओजोन परत पाई जाती है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसका घनत्व पाया जाता है वो 22 किलोमीटर ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा जो डेंस भाग पाया जाता है, जो घनत्व पाया जाता है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, ओजोन का जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बारे में और क्या, और एक सबसे बड़ी बात, ओजोन परत जो है, ओजोन परत को मापने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब दो चीजें और बचती हैं जो हमें जानना है, किसके बारे में, समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल के बारे में दो चीजें ये हैं कि इसमें पवन जो होती है बहुत शुष्क होती है, दशा जो स्थिर होती है, और बादलों की तो
भाई अनुपस्थिति ही होती है, जिसके कारण यहां पे कोई भी मौसमी परिवर्तन आपको देखने को, या हम कह लें कोई भी मौसमी घटना यहां पर देखने को नहीं मिलती है। मौसमी घटना देखने को नहीं मिलती है। हां, एक जो योग्य बात है, कभी कभी क्या होता है, जो इसका ये निचला वाला एरिया है, जो ट्रोपोपाज के जस्ट ऊपर का एरिया है, जो ट्रोपोपाज के हल्का सा ऊपर का एरिया है, वहां क्या होता है, संवहन के कारण कुछ क्या होता है, आर्द्रता जो होती है वो पहुंच जाती है ऊपर, ट्रोपोपाज को क्रॉस करती है और संवहन के कारण आर्द्रता ऊपर पहुंच जाती है, और वो आर्द्रता वहां पे सिरस बादल का निर्माण करती है। क्या करती है? सिरस बादल का निचली सतह जो है, निचली सतह पर सिरस बादल का निर्माण होता है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। सिरस बादल का निर्माण होता है जिसका कारण मैंने आपको बता दिया कि संवहन के कारण जो थोड़ी बहुत आर्द्रता है वो ट्रोपोपाज के लगभग ऊपरी हिस्से में और समताप मंडल के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाती है, और वहां जाकर के सिरस बादल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ। ये जो बादल बनता है, ये जो सिरस बादल बनता है, इसको हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं। इसे हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोलते हैं। ये थोड़ा सा एक जानने का विषय। अच्छा हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात छूट गई थी वो ये थी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ हवा बिल्कुल शुष्क होती है, पवन प्रसार बिल्कुल नहीं होता है, इसमें जो होता है किसी भी प्रकार का कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मंडल की थी कि यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है, और जिसके कारण सभी हवाई जहाज जो हैं वो किस में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऐसी अनुकूल दशा क्यों पाई जाती है? क्योंकि मैंने बताया शुष्क पवन पाई जाती है, पवन प्रसार जो होता है वो यहाँ पे बहुत एकदम ना के बराबर होता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ बादल वादल पाए नहीं जाते हैं। तो कोई भी मौसमी परिवर्तन समताप मंडल में नहीं होता है। इस कारण इसमें बड़ी आसानी से जो है वो वायुयान उड़ाया जा सकता है, यानी वायुयान उड़ाने के लिए इसमें अनुकूल दशा पाई जाती है। अब हम बात कर लें कि इसका जो सबसे ऊपरी लेयर है, यानी जहां पे, चूंकि अब हर परत जाकर के कहीं उसकी बात तो खत्म होगी, चूंकि हमने बताया था कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे टेम्परेचर ऊपरी अवस्था में बढ़ता है और जो जाकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे खत्म होता है। बहरहाल वो छोड़ेंगे, हम उस पर अभी चर्चा करेंगे नहीं। यहाँ पे जो ये वाला सतह है, इसको जहाँ पे ये सीमा इसकी पूरी होती है, उस सीमा को बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसे समताप सीमा। और जो समताप सीमा होती है उसको कुछ वैज्ञानिक 50 किलोमीटर मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं, 80 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन संभवतः जो एनसीईआरटी है वो इसको 50 किलोमीटर तक ही मानती है। ठीक है, उसके बाद अब हम, हाँ एक छोटी सी बात, जो ओजोन है, अब आपके जहन में एक दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ओजोन किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है। तो हम जानते हैं कि जो ओजोन गैस है, जो ओजोन परत है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका अवशोषण करती हैं और पृथ्वी को इनके प्रकोप से बचाती हैं। होता क्या है इसमें बाबू? इसमें होता यह है कि जो O3 है यानी ओजोन है, इससे जब मुलाकात होती है किसकी, अल्ट्रावायलेट किरणों की, तो ये बेचारी अपने अणु और परमाणु में टूट जाती है, यानी इसका होता है विघटन। और इस विघटन के दौरान अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं और पृथ्वी तक, यानी पृथ्वी के धरातल तक ये नहीं पहुंच पाती हैं, और सभी जीव जंतुओं का क्या होता है, इससे बचाव हो जाता है, यानी हम बचे रह जाते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, फिर हम ये समझ रहे होंगे कि सर अगर ऐसा होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो O3 से मिलती हैं, अब O3 से मिलती हैं तो ये कर दे रही हैं O2 का विघटन, सॉरी O3 का विघटन यानी ओजोन का विघटन। तो आगे फिर कैसे, एक समय तो ऐसा आएगा कि ओजोन खत्म हो जाएगी, लेकिन
प्रकृति अपना काम करती रहती है। फिर क्या होता है, धरातल की जो O2 है, यानी धरातल का जो ऑक्सीजन का अणु है, ये फिर से जाता है ऊपर, और जब ऊपर जाता है तो यहां जाकर के ये जो ऑक्सीजन का एक परमाणु वहां बचा हुआ था, तो वहां ऑक्सीजन का अणु ये ऊपर जाकर के ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलता है और फिर से किसका निर्माण कर देता है, ओजोन गैस का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रकृति अपना संतुलन बनाए हुई है, और अल्ट्रावायलेट किरणों के आने के बाद चूंकि ओजोन का ह्रास हो जाता है, वो अवशोषण के दौरान उनका विघटन होता है, लेकिन पुनः पृथ्वी के धरातल से ऊपर ऑक्सीजन के अणु के जाने के बाद जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है वो मिल करके फिर से ओजोन का निर्माण करता है, और हमारी प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, जिसके कारण ओजोन परत अभी तक अस्थायी बनी हुई है। हम आगे जब प्रदूषण वगैरह पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इस ओजोन परत के क्षरण में, यानी इस ओजोन परत का जो नुकसान करने वाली गैस है, जो क्षरण कर रही है गैस, उसमें CFC सबसे ज्यादा, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर आदि से निकलने वाली गैसेज हैं, ये जाकर के ओजोन का क्षरण कर रही हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। बहरहाल अभी ये इस टॉपिक का विषय नहीं है, तो हम इतना जानेंगे कि समतापमंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं। ये हुए हमारे दो मंडल, जो कि तापमान के आधार पे जो हमारा वायुमंडल है उसकी कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, लेकिन आज हम केवल 2 परतों को समझ पाए हैं। पहली परत थी क्षोभ मंडल और दूसरी परत समताप मंडल। मैं उम्मीद करता हूं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से मिल गई होगी। आगे की क्लास में हम फिर से दोबारा करेंगे, फिर से आगे और समझेंगे, बाकी के 3 मंडल समझेंगे और आगे क्लासेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।